गुड आफ्टरनून साहिल। गुड आफ्टरनून सर। सारे लोग लेट हैं क्या, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? सर आई थिंक सब योगा कैंप में गए हुए हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि ज्वाइन करेंगे। सारे? आई डोंट नो सर, सारे ही होंगे शायद। एक्चुअली ग्रुप में कुछ ही नाम थे ना। पता नहीं सर। एक मिनट में पता करते हैं। ओके सर। हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लगभग लोग योग कैंप में हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सेशंस करेंगे, ताकि ये रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी आपके अमेजन में भी रहता है। आप आसानी से वहाँ भी देख सकते हैं, और आपके ऑलरेडी MS टीम में भी रहता है ना। चलिए शुरू करते हैं। गायत्री। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आपके मॉड्यूल 1 का, या यूँ कहें तो यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, और आज हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं आपके मॉड्यूल को लेके। और कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट मंडे से जब हम लोग मिलेंगे तो भगवत गीता के साथ बात करेंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि इसको हम लोग कंप्लीट करें। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है आज का। और उस टॉपिक को अकॉर्डिंग टू सांख्य सर्ग और प्रतिसर्ग कहते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ सर्ग एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रतिसर्ग, हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, बहुत डिटेलिंग नहीं है, बहुत एलोब्रेशन नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है ये टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने सांख्य के एवोल्यूशन थियोरी को, या डेवलपमेंट थियोरी, और जिसको आप कॉस्मोगॉनी थियोरी कहते हैं, और 25 एलिमेंट या 24 एंटाइटीज ऑफ द सांख्य कहते हैं, जिन लोगों ने भी ये पढ़ा है ना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, द थियरी ऑफ सर्ग एंड प्रतिसर्ग। तो आपके सिलेबस में जब हमने आपको शुरू में बताया था कि विकासवाद का जो सिद्धांत है कि कैसे ये दुनिया विकसित हुई, कैसे ये दुनिया बनी, और इस दुनिया को बनने को ही क्या कहा, विकासवाद का सिद्धांत कहा। इस दुनिया के बनने के पीछे की जो वजह थी वो हमने बताया प्रकृति और पुरुष थी। और पुरुष और प्रकृति के मिलने की वजह से, या यूं कहें तो उनके
संयोग की वजह से, द वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज संयोग, उनके संयोग की वजह से जो 23 एलिमेंट और बने, जिसमें महत्व है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें अहंकार है, मन है, 5 कॉग्निटिव सेंसेस और 5 एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, 5 सब्टल एलिमेंट एंड 5 ग्रॉस एलिमेंट, ये जो भी बने हैं, ये सारी चीज़ें किस तरीके से आई? तो ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनी। तो सांख्य की फिलॉसफी क्या कहती है? सांख्य की फिलॉसफी कहती है कि जो भी इवोल्यूशन होता है उसके पीछे की जो गहरी वजह है वो है प्रकृति का अनमैनिफेस्ट नेचर। प्रकृति अनमैनिफेस्ट है। प्रकृति के अंदर जो भी ये सारे एलिमेंट हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो हैं उसके विकार हैं। विकार मतलब वो उसी से निकले हैं। तो जब किसी वस्तु से कोई चीज निकलती है उसको विकार कहते हैं, है ना। तो विकार का मतलब वहाँ रोग नहीं कहिएगा। सो विकार का मतलब यहाँ प्रोडक्ट से है, एलिमेंट से, ठीक है। तो मूल प्रकृति से क्या निकला? तो मूल प्रकृति से बुद्धि निकली, अहंकार निकला, मनस है, तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं, महाभूत हैं। ये सारी चीजें मूल प्रकृति से निकली हैं। तो आप देखें कि कितनी मजेदार चीज है कि जब मूल प्रकृति ये सारी चीजें निकल रही तो इन सारी एलिमेंट में, इन सारी एंटाइटी में उसी मूल प्रकृति की क्वालिटी भी दिख रही है। उसी मूल प्रकृति की क्वालिटी भी दिख रही है। ये सारी चीजें त्रिगुणात्मक हैं। ये सारी चीजें कैसी हैं? तो सारी चीजें पूरी तरीके से प्रकृति के नेचर को लेके बनी हुई हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जड़ हैं। सारी चीजें क्या है? जड़ हैं, परसिवरेंस है, व्यापक हैं। इस तरीके से हमने देखा था। अब जो कंसेप्ट है सर्ग और प्रतिसर्ग का, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो शायद वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू सांख्य जो है, सांख्य क्या कहता है? व्हाट इज द सर्ग? सो द सर्ग इज द सीरीज ऑफ प्रोडक्ट, सीरीज ऑफ क्रिएशन। सर्ग मीन्स द सीरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो सांख्य कहता है कि जब दुनिया बनी, या यूं कहें तो जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब ये प्रकृति बनी, जब ये संरचना बनी दुनिया की, तो इसमें जो सीरीज क्रिएट हुई, उस सीरीज में कुछ चीजें जो हैं वो कैसी रही? तो कुछ चीजें जो हैं वो एलिमेंट से बनी, है ना। जैसे हमारा शरीर एलिमेंट से बना। कुछ चीजें किससे बनी? तो कुछ चीजें जो हैं वो बहुत ही शटल एलिमेंट से बनी, कुछ सब्टल एलिमेंट से बनी। तो बोले अच्छा, तो बोले यस, अ सीरीज ऑफ सर्ग कम इनटू बीइंग ड्यूरिंग तत्व परिणाम। ठीक है। तो इसको सर्ग को क्या कहते हैं? सर्ग को कहते हैं, सर्ग मीन्स द अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट, अ सीरीज ऑफ सर्गास come into being during tattva parinam, elemental manifestation such as a sarg are two category। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये जो विकासवाद का सिद्धांत आया, ये जो चीजें बनी, ये जो तत्व निर्माण हुआ, है ना। तो तत्व परिणाम जिसको आप कहते हैं एलिमेंट मैनिफेस्टेशन, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट जो मैनिफेस्ट हुए, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट जो विकार के रूप में निकले, इनकी दो तरीके से, या यूं कहें तो ये दो तरीके से निकले। पहला हुआ प्रत्यय सर्ग और दूसरा हुआ तन्मात्रा सर्ग। ठीक है। सो प्रत्यय सर्ग जो है वो क्या बनाता है? तो प्रत्यय सर्ग से निकला इंटेलेक्चुअल, उसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल एलिमेंट या इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे आप पीछे देखिए, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि मेरा कर्सर दिख रहा होगा, तो मूल प्रकृति से क्या निकला? इंटेलिजेंस निकला। और एक मजेदार चीज, इसी इंटेलिजेंस से क्या निकला? अहंकार। तो कहने का मतलब मूल प्रकृति का विकार क्या है? बुद्धि। बुद्धि का विकार क्या है? ईगो। ईगो के कितने विकार हुए? तो मनस, ठीक है ना। और इधर तन्मात्रा है, इंद्रियां हैं, ये सब ईगो के विकार हैं, भूत हैं। तो सर्ग में क्या कहते हैं? दो तरीके के सर्ग हुए, मतलब दो तरीके के विकार देखने को मिल रहे हैं। पहला जो विकार है, पहला जो सर्ग है, उसको प्रत्यय सर्ग कहते हैं, जो इंटेलिजेंस प्रोडक्ट, इंटेलिजेंस या बुद्धि से निकले। और दूसरा प्रोडक्ट कहते हैं तन्मात्रा सर्ग, जो फिजिकल प्रोडक्ट है, या यूं कहें तो जो तन्मात्राओं से बने हुए हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो तन्मात्रा है, तन्मात्रा से क्या निकले? भूत। ठीक है।
तो एक तो ये जो बिल्कुल फिजिकल एंटाइटी में आ रहा है, और दूसरी एंटाइटी क्या है, ये जो इंटेलेक्चुअल एंटाइटी के साथ जुड़ रही है। तो प्रत्यय सर्ग का क्या काम है और तन्मात्रा सर्ग क्या काम करती है, हम लोग इसको देखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या हम लोगों ने देखे हैं, बेसिक कंसेप्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि जनरली सर्ग हैज अ टू टाइप। तो सर्ग हैव अ टू टाइप। फर्स्ट इज द इंटेलिजेंस, जिसको हम प्रत्यय सर्ग कहते हैं, और दूसरा क्या है, तन्मात्रा सर्ग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इनको कोशिश करेंगे, है ना, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा थोड़ा सबको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग में देखते हैं। सो प्रत्यय सर्ग इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। प्रत्यय सर्ग डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? तो पहली कैटेगरी है विपर्यय। ठीक है, क्या है? विपर्यय। दूसरा क्या है? आसक्ति। तीसरा क्या है? तुष्टि। और चौथा क्या है? सिद्धि। तो हम लोग इसको अब बारी बारी से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि विपर्यय क्या है, आसक्ति क्या है। आसक्ति का मतलब यहाँ पर इनकैपेसिटी से है। ठीक है ना, इनकैपेसिटी। ठीक है, और तुष्टि, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आसक्ति ना हो कि इसको अशक्ति कहते हैं। अशक्ति मतलब इनकैपेबल, वो आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं है। हाँ, इसको असक्ति कह सकते हैं, अशक्ति। फिर तुष्टि, है ना, तो तुष्टि का मतलब क्या होता है? कंप्लेसेंस, कंप्लेंस। ठीक है, तो जो कंप्लेसेंस है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लेसेंस क्या है, तुष्टि का मतलब क्या है, और सिद्धि का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला है विपर्यय। तो प्रत्यय सर्ग का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख रहे हैं। तो प्रत्यय सर्ग का मतलब क्या होता है? प्रत्यय मतलब होता है किसी चीज का इमेज, किसी चीज का ऑब्जेक्ट, किसी चीज का सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, कोई इमेज है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय सर्ग ध्यान रखिएगा वहीं से आएगा जहां बुद्धि होगी। बिना बुद्धि के मन नहीं बना, बिना बुद्धि के अहंकार नहीं बना। तो जो भी मन और अहंकार के जो फंक्शन हैं, जो मन और अहंकार की जो चीजें हैं, वो प्रत्यय सर्ग में कहलाएं। तो प्रत्यय सर्ग कहाँ, इसको हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, इसको हम कारण शरीर भी कहते हैं, कि ये कारण शरीर में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कौन कौन से इसके 4 कैटेगरीज हैं हम लोग देखेंगे। सो पहला है विपर्यय। सो विपर्यय का क्या मतलब है? विपर्यय, जो विपर्यय है, तो विपर्यय का मतलब होता है इग्नोरेंस। ठीक है ना, अज्ञान। इसी बुद्धि में पहली कैटेगरी है अज्ञान की। अज्ञान का मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये इग्नोरेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप राइट नॉलेज आपके अंदर नहीं होता है, आपके अंदर सही ज्ञान नहीं होता है, आपके अंदर सही तरीके की विवेक शक्ति नहीं होती है, या सही तरीके का डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता, उसके ऊपर ये कहते हैं। तो विपर्य का मतलब क्या हुआ दूसरी भाषा में, कि भ्रम वाला ज्ञान, है ना, सिंपल सी भाषा में भ्रम वाला ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, और रास्ते से गुजर रहे हैं, रात का समय है, आपके सामने एक इस तरीके से रस्सी गिरी हुई है जो आपको सांप जैसा दिख रहा है। तो आप उस रस्सी को अचानक से जब देखते हैं, तो जब तक आप उसको देखते हैं वो सांप जैसा दिखने लगता है आपको, लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो वो रस्सी दिखती है। तो कहने का क्या मतलब, कि ये जो सांप जैसे दिखने की जो इल्यूजन टेंडेंसी आपके माइंड में आई, वो कहाँ से आई? वो विपर्य की वजह से आई। उस विपर्य की वजह से आई, जिसको क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान, है ना, गलत ज्ञान। तो जब हेलो आप, हेलो हेलो, सर, आर यू एबल मी? हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं बोल रही थी कि एक्चुअली आज हम कैंपस आए हुए हैं, हमारा कैंप है अभी 2 बजे। ओके ओके तो आज हम कुछ भी ढंग से सुनने वाले हैं, उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ओके ओके ओके
तो सर वो नेटवर्क इश्यूज भी आ रहे हैं, फोन भी डिस्चार्ज हो रखा है, सुबह से है हम यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, तो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप वहां ठीक है से सर, हम सुन। लोग फिर रिकॉर्डेड वाला सुन ले, क्योंकि सर अभी मतलब बैटरी एकदम ही लो हो गई है। ठीक और है, सब ठीक प्रेजेंट है यहाँ पे, मैं आपको नाम भेज देती हूँ उनके, आप प्रेजेंट लगा दीजिएगा सर, ठीक ठीक। क्योंकि सर इतनी भी आ गई अभी, वो भी ऑन द वे थी उस टाइम पे, और हमारे नेटवर्क की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको जस्ट ओके। नाम मेंशन मैसेज कर देती हूँ जो जो यहाँ पे हैं, तो उनका सर थोड़ा सा क्यों? अटेंडेंस का देख लीजिएगा। आज की बात है, क्योंकि सर वो कैंप है ना एक्चुअली, तो उसी की रिहर्सल कर रहे थे हम। ओके ओके, तो आप लोग फिर फ्री नहीं होंगे अभी, है ना? हाँ हाँ जी सर, क्योंकि 2 बजे हमें एग्जैक्टली यहाँ से निकलना है। तो कैंप का क्या आज फाइनल डे है क्या? यस सर, आज ही कैंप है बस सर, बाकी डेज तो हम रिहर्सल के लिए आ रहे थे। तो आज हमें यहाँ से एमिटी यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर दूर कोई विलेज है, वहाँ पे जाके करना है। ओके ओके, तो यस आप लोग परफॉर्मेंस करना है कुछ? यस सर, वहाँ पे और भी लोग होंगे उस रूरल एरिया के, जो है विलेज के, वहाँ के, उनको सामने हमें बताना है कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, अरे वाह, बहुत बढ़िया, ऑल द यस सर। बेस्ट। सर इसीलिए वो क्या है, फोन आपसे डिस्चार्ज होने वाला है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकती है क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको बस नाम भेज देती हूँ जो जो यहाँ पे हैं, उनके आप हम्म, प्रेजेंट का कर दी, अटेंडेंस कर दीजिएगा सर। अच्छे से आप मुझको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हाँ जी सर, व्हाट्सअप कर दी मैं अभी। थैंक यू ओके, सो मच सर। ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक यू सर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो विपर्य है, विपर्य का मतलब होता है गलत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान आपको हमेशा भ्रम में रखता है। मिथ्या ज्ञान आपको एक ऐसे भ्रम में रखता है जिसमें आप अपने आप को कई बार कैपेसिटी वाला मान लेते हैं, और कई बार ऐसा भी मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। सो ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, ये जो टर्मिनोलॉजी हम हमेशा यूज करते हैं, वो केवल और केवल विपर्य की वजह से, केवल और केवल विपर्य की वजह से है। बस हमें इतना पता चल जाना चाहिए कि हाँ, हमारी कैपेसिटी क्या है। एक बड़ी अच्छी कहानी इसमें समझ में आती है। अ, अ, आपने जामवंत और हनुमान की कहानी सुनी होगी। हनुमान को भगवान सूर्य का श्राप मिला हुआ था। और अब सॉरी, भगवान सूर्य का नहीं, एक ऋषि का श्राप मिला हुआ था। क्योंकि भगवान ने हनुमान ने क्या किया था कि सूर्य को फल समझ के निगल लिया था। तो उस ऋषि ने हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि साहब, तुम्हारी शक्तियां जो हैं वो पैसिव हो जाएंगी, और तुम्हें अपनी शक्तियां भी याद नहीं रहेंगी। तो जिन दिनों जब रावण के जो राजा हैं, लंका नरेश, जो ये यूं कह सकते हैं कि जो लंका के नरेश हैं, इन्होंने सीता जी का अपहरण किया, राजा रावण। तो लंका नरेश रावण ने जब सीता जी का अपहरण किया, तो उस दौरान क्या हुआ कि भगवान श्री राम काफ़ी परेशान से थे, और उन्होंने काफ़ी खोजबीन की, तमाम चीज़ें हुई। अब जब इतना समझ में आ गया, लैंडमार्क या कुछ उनके माता सीता के कुछ जो अंग में पहनने वाले जो आभूषण थे, वो जो ज्वेलरी वगैरह जब पहचाने गए, तो बस इतना पता चला कि जटायु के माध्यम से एक लंका का जो राजा रावण है, उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। तो अब जाए कौन वहां पर पता करने के लिए कि सीता किस हालत में है, कैसी है, कैसा है उनका। तो भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, मेरा ये काम करोगे? तो हनुमान जी ने कह तो दिया कि राम काज करिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं राम का काम जब तक नहीं कर लूंगा, मैं वो काम करूंगा ही। लेकिन गड़बड़ी क्या थी कि हनुमान जी जो हैं, वो खुद इस सदमे में आ गए कि साहब, जाऊंगा कैसे? कह तो दिया है भगवान से मैंने, कई बार होता है ना, कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं हम साफ कर देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन इज दैट कि साहब कैसे करेंगे, तो फिर समझ में आता है कि हाँ यार, कैसे करना है। तो वे कोने बड़े परेशान से बैठे थे, जामवंत उनके पास आए। और जामवंत जैसे ही आए तो बोले, क्या बात है साहब? तो बोले, यार जाना है लंका, और यहाँ पर कहानी बड़ी डिस्टर्ब सी हो गई, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, कैसे जाऊँ, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करूँगा। उन लंका में जो लोग हैं, जो भी राक्षस हैं, जो भी नेगेटिव पर्सन है, इविल सोल है, उनसे कैसे लड़ूंगा।
किस तरीके से माता सीता के पास उनकी खबर लूंगा, कैसे करूंगा भगवान से, समझ में नहीं आ रहा। बोले साहब तुम्हारे ऊपर राम का आशीर्वाद है, और जामवंत के वचन सुहाए, सुन रघुवीर हृदय उर राय। तो ये क्या है, तो यहाँ पर बड़े गहरी बात है कि जामवंत जी ने रियलाइज कराया उनको, और रियलाइज क्या कराया, उनके भ्रम को दूर किया। और भ्रम को क्या दूर किया कि साहब आपकी कैपेसिटी तो कैसी है, तो साहब आपकी कैपेसिटी बहुत अलग है, आप बहुत अलग हैं। तो महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। So this is the some specific characteristics of हनुमान। और जब हनुमान क्या हनुमान जी का नेचर था कि जैसे जामवंत के वचन सुहाए, है ना, सुने रघुवीर हृदय उल्ला, मतलब जैसे ही जामवंत ने ये रियलाइज कराया कि नहीं भाई तुम किसके बेटे हो, ये तो ध्यान रखो, तुम मारुति नंदन हो, तुम वायु पुत्र हो, मारुति नंदन, ठीक है, और उनके बेटे अंजनी सुत हो, अंजनी के बेटे हो। तो इस तरीके से तुम, आपका जो गति है वो वायु के जैसा है, आपके अंदर सिद्धियां हैं, आपके अंदर 8 सिद्धियां हैं, अरिमा है, लघिमा है, आप छोटे से छोटा बन सकते हैं, बड़े से बड़ा बन सकते हैं, आप अपने पूरे शरीर को गरु गंभीर बना सकते हैं, आपके अंदर ये नेचर है, क्वालिटी, आप क्यों नहीं कर सकते, आप सब कर लेंगे। और जैसे ही जामवंत ने हनुमान जी को ये सारी चीजें रियलाइज की, भगवान के अंदर का जो मिथ्या ज्ञान है वो दूर हुआ, भ्रम दूर हुआ। तो हमारी लाइफ में भी कोई ऐसे होने चाहिए जो हमारे विपर्य को दूर करने की कोशिश करें। अदरवाइज विपर्य तो हर वक्त, हर समय, हर क्षण, हर पल हम लोग के साथ चल ही रहा है। हम हर वक्त कहीं ना कहीं भ्रम में जी रहे हैं। और भ्रम में जीने का मतलब ध्यान रखे में रखिएगा कि जो लोग अहंकार में जीते हैं वो लोग विपर्य में भी जीने की कोशिश करते हैं। तो हमें विपर्य में नहीं जीना है ना, हमें विपर्य में, हमें भ्रम में नहीं जीना है। हमारा जो जीने का तरीका हो वो किस तरीके का हो, तो हमारा जो जीने का तरीका हो बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव और विजडमफुल हो। अभी हम लोग आपसे भगवत गीता शेयर करेंगे, मंडे से मिलूंगा तो बहुत अच्छी बातें हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन का केवल एक ही काम करते हैं, और वो क्या काम करते हैं, उसके इल्यूजन को दूर कर देते हैं, उसके भ्रम को दूर कर देते हैं। और जब हम भ्रम में होते हैं तो हमारा सारा काम कैसा होता है कि साथ कैसे होएगा, कैसे करेंगे हम, भगवान जाने ये सारी चीजें कैसी होएंगी। एक इलॉजिकल एंजाइटी होने लगेगी, एक लॉजिकल फियर आने लगेगा। तो विपर्य जो है देखिए कितना गहरा है ना। तो विपर्य मिथ्या ज्ञानम रूप प्रतिष्ठितम, विपर्य की वजह से आप, विपर्य जो है वो मिथ्या ज्ञान है जिसकी वजह से आप अपने सेल्फ के नेचर को भी भूल जाते हैं, आप अपने रियलिस्टिक नेचर को भी भूल जाते हैं। सो ये है विपर्य। विपर्य को यहाँ पर इस तरीके से समझें। तो प्रत्यय सर्ग इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। फर्स्ट इज विपर्य, और विपर्य हर वक्त है हमारे साथ हर। तो हम क्या करते हैं, जब कभी हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपने विपर्य को भी दूर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम योग की साधना कर रहे हैं वो जड़ की साधना है, जड़ शरीर की साधना है। तो जड़ शरीर में ये जो सर्ग हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं, है ना, ये जो क्रिएशंस हैं, ये जो सीरीज है, सीरीज को भी हमें क्या करना है ना, बाहर की तरफ लेके जाना। ना दूसरा क्या है, तो दूसरी है अशक्ति। इट इज नॉट आशक्ति, इट इज असक्ति। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असक्ति? इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी। तो कुछ लोगों प्रत्यय सर्ग का दूसरा जो सबसे फेमस जो नेचर है वो क्या है, आसक्ति का भी है। और आसक्ति ये कि साहब ये काम मेरे से नहीं होगा, है ना, अशक्ति। आपके अंदर उस काम को करने की मनसा या उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं जुट पाता है कि आप उसको आसानी से कर पाए। सो वो आसक्ति के नाम से है, इनकैपेसिटी। हमारे अंदर वो पोटेंशियलिटी नहीं है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है साहब, वो अशक्ति है। सो अशक्ति का मतलब क्या होता है, लेक ऑफ पावर। अशक्ति का मतलब लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। अशक्ति का मतलब लेक ऑफ विल पावर। सो लेक ऑफ एनर्जी, लेक ऑफ विल पावर, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ पोटेंशियलिटी, है ना,
lack of capacity it's called a asakti. तो हम अशक्ति में ना रहें. So ashakti is the specific categorized related to pratyaya sarga, है ना. तो ये बुद्धि को जब हम ये जता देते हैं कि साहब आप बहुत कैपेबल हो, तो ये इंटेलिजेंस न जाने क्या कर लेती है. तो इंटेलिजेंस का ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ना, एक ये भी है. हमने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि इंटेलिजेंस के 2 प्रोडक्ट है ना, टोटल 8 धर्म है, बुद्धि के 8 धर्म है. तो उसके कुछ पॉजिटिव धर्म है, उसके कुछ नेगेटिव धर्म है. तो आप यहाँ देख सकते हैं अशक्ति भी क्या है, इट इज सम स्पेसिफिक फीचर ऑफ बुद्धि इन कैपेसिटी, अशक्ति. Now third thing is the tushti. So tushti is the complacence. So complacence means क्या होता है? Complacence means हर चीज का satisfaction, ठीक है. So satisfaction is the specific things. बुद्धि के अंदर और क्या है? तो तुष्टि भी साथ साथ काम कर रही है. आप चीजों से संतुष्टि, यदि चीजों को लेके आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, चीजों के लिए कोई आप संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेंस, है ना, कॉम्प्लेसेंस. तो कॉम्प्लेसेंस जो है वो तुष्टि का नाम है, वो सेटिस्फैक्शन का नाम है, वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आपको चीजें, है ना, कितनी गहराई से तुष्टि में प्राप्त हो रही हैं, है ना. तो एक बुद्धि का ये भी नेचर है ना, तुष्टि. तो तुष्टि आप देखेंगे हमेशा ये बुद्धि का भी नेचर है, ये मन का भी नेचर है, कि जब मन को उसके अनुसार कुछ मिलता है तो मन थोड़ी देर के लिए कैसा हो जाता है, तो मन थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से बहुत ही संतुलित और बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ जो नई कहानी है हमें समझना है कि जब आप मन के अनुसार कोई काम करते हैं जिसमें रियली में मन का फायदा है, रियली में मन से रिलेटेड चीजें हैं, तो बातें अपने आप बहुत ही अलग होने लगती हैं, ठीक है. रियली में यदि मन का फायदा है, मन से रिलेटेड चीजें हैं, तो सारी कहानियां बहुत अलग चलने लगती हैं. तो यहाँ तुष्टि का मतलब है मन की तुष्टि से. और क्योंकि प्रत्यय सर्ग के अंदर क्या है? बुद्धि है, बुद्धि से फिर अहंकार है, मन है, तो तुष्टि इज द पार्ट ऑफ द मन. एंड 4 इज द सिद्धि, ठीक है, सिद्धि. तो सिद्धि मीन्स अटैनमेंट, अटेनमेंट. तो अटेनमेंट का मतलब है किसी चीज को ओवरकम करना, मतलब किसी चीज पर ओवरकम है, उस पर आप विजय प्राप्त कर लेना, इट्स कॉल्ड अ सिद्धि, ठीक है. तो सिद्धि इज कॉल्ड अटेनमेंट, ठीक है. तो यहाँ पर कई सिद्धियों की बात आ सकती है जो ज्यादातर देखने को मिल सकती है ना, कई सिद्धियों की बात करते हैं. तो यहाँ अष्ट सिद्धि की बात हमेशा आती है. और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर नोट डाउन करूँ, यदि अष्ट सिद्धि यहाँ लिखूँ तो यहाँ पर इसको एडिट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है ना. अष्ट सिद्धि, तो अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है हम लोग देखते हैं, ठीक है ना. तो अष्ट सिद्धि कौन सी है? तो एक सिद्धि कौन कौन सी है? तो यहाँ पर कुछ सिद्धियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, हम लोग उसको देखते हैं. तो पहला है अनिमा. क्या है? अनिमा. एनिमा मत पढ़िएगा, वो अनिमा है, अनिमा, ठीक है, अनिमा. दूसरा है महिमा. तीसरा है लघिमा. चौथा है अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा. पांचवा है प्राप्ति. छठवां है प्रकाम, काम्य, प्रकाम. फिर इसके बाद ईशित्व,
फिर उसके बाद वशित्व, ठीक है। एक एक चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी को देखते हैं। तो अणिमा का मतलब क्या होता है, अपने बॉडी को कैसे बना लेना है, लाइक, है ना, एटम, छोटा से छोटा एटम, लाइक एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल मतलब ये ऐसी सिद्धि है जिससे हम अपने बॉडी को सबसे छोटा बना सकते हैं। दूसरे में क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, सो महिमा का मतलब होता है अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा बना लेना, ठीक है, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ठीक है, ठीक है, लार्जर, लार्ज, ठीक है, और बिगर, और बिगर, बिगर। तो ये ऐसी सिद्धि है जिसमें आप अपने बॉडी को लार्ज से लार्ज बना सकते हैं। लघिमा का मतलब क्या है, लघिमा का मतलब ही हो रहा है लघु। तो लघु का मतलब होता है लाइटनेस, हल्का, ठीक है, लाइटनेस। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल लाइटनेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आपका बॉडी लाइटनेस हो सकता है, ठीक है, लाइटनेस, ठीक है। फिर उसके बाद गरिमा। तो गरिमा जो सिद्धि है उसमें क्या हो रहा है, तो गरिमा सिद्धि का मतलब यहाँ बताते हैं कि गरिमा का मतलब होता है शरीर को हैवी बना देना, तो हैवी, ठीक है, हैवी नेचर। फिर प्राप्ति का मतलब क्या होता है, तो प्राप्ति का मतलब होता है किसी भी चीज, कहीं भी आसानी से जाना, कहीं भी आसानी से चले जाना, ठीक है ना। तो इसमें, है ना, प्राप्ति मतलब होता है बिना रोक टोक के किसी भी स्थान पे आप चले जाइए, बिना, तो इजिली ट्रैवलिंग, है ना, तो ट्रैवलिंग या मूविंग कह सकते हैं, मूव, इजीएस्ट मूविंग, मूविंग टू एनीवेयर। प्रकाम्य का मतलब क्या है, तो यहाँ प्रकाम्य का बड़ा अच्छा मतलब बताते हैं। प्रकाम्य, अपने काम में मीन्स डिजायर, अपने डिजायर को पूरी करने की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी, फिल ऑफ एनी डिजायर, एनी डिजायर, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रकाम्य, ठीक है। और क्या है, थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। फिर क्या है, ईशित्व। तो ईशित्व का क्या मतलब है, तो ईशित्व का मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पर तुलसीदास जी समझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्राणी, है ना, किसी भी वस्तु और प्राणी पर अधिकार, है ना, ईशित्व, अधिकार कर लेना, ठीक है। तो अधिकार कर लेना को क्या कहते हैं, ईशित्व, ईशित्व, ठीक है। और ज्यादातर ईशित्व का मतलब ऐसा है कि भगवान की उपाधि, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं, ईश्वर जैसे, भगवान, डिग्री ऑफ गॉड, ठीक है, आपको डिग्री ऑफ गॉड मिल जाता है, ठीक है, भगवान की प्राप्ति। और वशित्व का मतलब होता है किसी को भी वश में कर लेना, ठीक है ना, किसी को भी वश में कर लेना, ठीक है। तो वशित्व, ठीक है। नोटाइज, ठीक है। तो किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेना, ये वशित्व है। तो ये क्या हुआ, हमारी सिद्धियां हैं, ठीक है। ये आई थिंक समझ में आया होगा आपको।
तो ये हमारी अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं जो अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं, भगवान हनुमान को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्पेसिफिक जो सिद्धियां हैं उसकी बात अभी हम लोगों ने की, ठीक है। तो ये तो रही बात प्रत्यय सर्ग की, ठीक है, कि प्रत्यय सर्ग है। तो प्रत्यय सर्ग में चार चीजें हम लोगों ने देखी। क्या चार चीजें हैं? वो चार चीजें हैं विपर्यय, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। और तुष्टि और सिद्धि में भी हम लोगों ने, है ना, 8 सिद्धि की बात की, ठीक है ना, 8, ठीक है, 8 सिद्धि की बात हम लोगों ने की। और वो 8 सिद्धि यहाँ पर हम ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो अनिमा, अगेन महिमा, अगेन लघिमा, फिर गरिमा, फिर प्राप्ति, फिर प्रकाम्य, फिर ईशित्व, ईशित्व और वशित्व, ईशित्व और वशित्व। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी। इसमें बहुत इजी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर की कुछ सुपर नेचुरल पावर हैं, ठीक है, जिनको हम सिद्धि कहते हैं। उसके बाद यहाँ आइए, तो दूसरे में कहते हैं हमने 2 सर्ग देखा, एक प्रत्यय सर्ग देखा। तो प्रत्यय सर्ग को इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ये प्रत्यय सर्ग है। अब बारी आती है तन्मात्रा सर्ग की, ठीक है। व्हाट इज द तन्मात्रा सर्ग? तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो तन्मात्रा सर्ग वो सर्ग होता है जिसमें जो भी जीवन मिलता है व्यक्ति का, जो भी बॉडी मिलती है ना, जिसको आप क्या कह सकते हैं, इट इज द सम क्लेस्टियल ऑर्डर, इट इज द सम योनी, इट इज सम क्लासिफिकेशन, या ये सम क्लास है कि किस तरीके के लोग इसमें आएंगे। तो सांख्य, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक्चुअली जो है वो गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग है ना। फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ईश्वर कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो जो तन्मात्रा सर्ग है, तन्मात्रा सर्ग का मतलब होता है जो क्रिएशन हुआ है जिसमें तन्मात्रा का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसको तन्मात्रा सर्ग कहते हैं। तो जो शब्द रूप रस रस गंध, ये सारी चीजें हैं, है ना, गंध है। तो शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध, ये जो तमाम चीजें हैं ये तन्मात्रा सर्ग कहलाते हैं। और तन्मात्रा सर्ग के 3 जो पैटर्न है, 3 पैटर्न को हम लोग समझेंगे। तो कौन कौन सा है? पहले है दैव योनि, डिवाइन फैमिली और कैलेस्टियल ऑर्डर। तो इसमें वो आते हैं जो डिवाइन फैमिली के हैं। जैसे इसमें देवता है, लाइक ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृ, है ना, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एंड द पिशाच। सो इट इज अ सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ योनि। और ये कैसी योनि है? तो ये योनि बिल्कुल वैसी योनि है जिनके पास कुछ है ना, कुछ डिविनिटी नेचर है, ठीक है। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा, प्रजापति इज द सन ऑफ द ब्रह्मा, इंद्र, ठीक है, इंद्र है यहाँ पे। और पितृ है, जो आत्मा बाहर निकल जाती है और दूसरी दुनिया में भटकती है या दूसरी दुनिया में रहती है, शटल वर्ल्ड में या पैरा वर्ल्ड में रहती है, उसको पितृ कहते हैं। गंधर्व, ठीक है, गंधर्व। और यक्ष, यक्ष इज द, है ना, यक्ष क्या किसे कहते हैं? तो ये नागलोक के राजा हैं यक्ष। गंधर्व बहुत ही खूबसूरत, है ना, गंधर्व। और राक्षस, इट इज अ सम नेगेटिव एविल बट हैज अ सम स्पेसिफिक डिवाइन एंड ऑर्डर। एंड द पिशाच। तो ये जो 8 लोग हैं वो देव योनियों में आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इनकी बात करते हैं, दूसरे कौन है? तो कहते हैं दूसरा जो है वो मनुष्य योनि है, ठीक है। तो दूसरा मनुष्य योनि है। यहाँ पर दूसरा पैटर्न है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 1 लिखा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये 2, ठीक है। तो और ये 3, ठीक है, 2, 3, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। तो मनुष्य योनि भी क्या है? तन्मात्रा का एक
तन्मात्रा सर्ग का एक पड़ाव है। जैसे हम सब, आप जो भी हैं, ह्यूमन फैमिली और ह्यूमन ऑर्डर, जो भी इस सप्त धातु से बने हुए, जो भी पंच महाभूतों से बने हैं, तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये देव योनि जो है ये पंच महाभूतों से नहीं बनी है। ये देव योनि जो है ये पंच महाभूतों से बनी तो है, लेकिन इसमें जो तन्मात्रा वाला पार्ट है, शटल एलिमेंट, वो ज्यादा है। इसीलिए ब्रह्मा जो है वो कहीं भी मूव कर रहे हैं, प्रजापति कहीं मूव कर रहे हैं, इंद्र कभी भी कहीं भी मूव कर रहे हैं। मनुष्य योनि के साथ क्या है कि यदि वो एक देह में आया तो उसको शटल लेवल पे सुप्रीम पावर गेन करने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, लेकिन वो गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये है मनुष्य योनि। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट योनि की बात आती है वो कौन सी है, तो वो है तैरियक योनि। तो तैरियक योनि क्या होती है? सो इट इज अ सब ह्यूमन फैमिली और सब ह्यूमन ऑर्डर। ये वो योनियां हैं जो सब ह्यूमन फैमिली की तरह, लाइक एनिमल बीइंग, है ना, जो भी एनिमल बीइंग्स हैं, जो भी बर्ड्स बीइंग हैं, जो भी मृग हैं, ठीक है, जो भी ये कह सकें स्थावर मतलब पेड़ हैं, ठीक है, शारीश्रिपा मतलब ये कह सकते पानी में रहने वाले जो भी चीज हैं, है ना। तो और स्थावर मतलब पेड़ जो हमेशा स्थावर रहते हैं। तो मानव सृष्टि has only one form because the human body construction has been same in all human. So Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. So it is the substance of भौतिक सर्ग, ठीक है। तो तन्मात्रा सर्ग को क्या कहते हैं? तन्मात्रा सर्ग को भौतिक सर्ग भी कहते हैं, है ना। इसको आप भौतिक सर्ग भी कह सकते हैं। और भौतिक सर्ग के अंतर 3 तरीके की योनियां हैं, दैव योनि, मनुष्य योनि और तिर्यक योनि। तो दैव योनि में लगभग 8 ऑर्डर देखने को मिलते हैं। एक ब्रह्मा है, दूसरे प्रजापति, फिर इंद्र हैं, फिर पित्र हैं, फिर गंधर्व हैं, फिर यक्ष हैं, राक्षस और पिशाच हैं। तो इट इज़ केवल आप उनको समझ सकते हैं, इनको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी जो योनि है उसको मनुष्य योनि कहते हैं, ठीक है, मनुष्य योनि। इसमें क्या है? सो हेयर इज ह्यूमन फैमिली और ह्यूमन ऑर्डर। तो जो भी मनुष्य योनि में 2 हैं, है ना, महिलाएं हैं और पुरुष हैं। इवन किन्नर भी हैं जो ट्रांसेंट है ना, जेंडर है जिनका, वो भी इसी में आते हैं, मनुष्य योनि में, है ना। तो इसी से रिलेटेड है। फिर तिर्यक योनि। तो तैरियक योनि में कौन कौन से हैं? एनिमल बीइंग्स, बर्ड बीइंग्स, मृग बीइंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद सारीसृपा, है ना, सारीसृपा एंड स्थावर, ठीक है। सो मानव वृष्टि हैज ओनली वन फॉर्म, ठीक है। तो मानव वृष्टि जो मनुष्य योनि है ना, बिकॉज द ह्यूमन बॉडी कंस्ट्रक्शन हैज बीन सेम ऑल ह्यूमन, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ का जो जातिवाद अभी बनाया है इन लोगों ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास, ये जो क्लास है ये अकॉर्डिंग टू थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू एक्शन है, नॉट अकॉर्डिंग टू बर्थ, है ना। तो जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं और जन्म से कोई वैश्य नहीं। देयर इट्स क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ द कर्मा, है ना। जो शूद्र कर्म कर रहा है, जो एक्सक्रीटरी वर्क कर रहा है, इट्स कॉल्ड अ शूद्र। जो चीजों को इकट्ठा कर रहा है वो वैश्य, है ना, है ना। और जो क्षत्रिय है, जो बराबर मेहनत कर रहा है, रक्षा कर रहा है, वो क्षत्रिय। और ब्राह्मण इज अ फॉर्म ऑफ द नॉलेज, जो नॉलेज दे रहा है वो ब्राह्मण, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल इससे इसे ट्रीट मत करिएगा कि ब्राह्मण मतलब तिवारी, शुक्ला, शर्मा, पंडित, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मीन्स those who have or those who attain the knowledge, जिनके पास नॉलेज है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय वो हैं जो पूरी तरीके से, है ना, बॉडी के सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और डिफेंस से जुड़े हुए हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो अभी क्या देखा हम लोगों ने? इट इज द कंसेप्ट ऑफ सर्ग। नाउ कंसेप्ट ऑफ प्रतिसर्ग। सो इफ यू नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्ग, तो मैंने सर्ग को क्या बताया था? इट इज द सीरीज ऑफ क्रिएशन, इट इज द सीरीज ऑफ प्रोडक्ट, इट इज द सीरीज ऑफ एलिमेंट, इट इज द सीरीज ऑफ एवोल्यूशन। एंड द प्रतिसर्ग, सो इट इज द सीरीज ऑफ डिसोल्यूशन, प्रलय, जिसको प्रतिप्रसव कहते हैं, प्रलय कहते हैं। तो ये क्या है? प्रतिप्रसव भी है ना। तो प्रतिसर्ग को प्रतिप्रसव भी कहिए, या आप उसको प्रलय भी कह सकते हैं, प्रलय, ठीक है ना। तो ये प्रलय है, प्रलय भी है, ठीक है। तो हम इनको इस तरीके से थोड़ा सा, हेलो,
सर सर अभी कॉलेज के लिए निकलना था मुझे ऊपर, सो मैं लीव कर सकती हूँ क्लास? हाँ, ओके ओके। थैंक यू सर। So here is the mention the concept of pralay. ठीक है, I would like to here mention the concept of pralay. So what is the means of pralay? प्रलय का मतलब होता है चीजों का डिसोल्यूशन हो जाना। प्रलय का मतलब होता है जो चीजें अभी बनी थी वो उसी में समा गई, जो चीजें क्रिएट हुई थी वो उसी में समा गई, उसको क्या कहते हैं? प्रलय। और उसी को प्रतिप्रसव कहते हैं। हमने कल या परसों की क्लास में आपको बताया था प्रसव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिलीवर करना, किसी चीज को बाहर निकालना, इसको क्या कहते हैं? प्रसव। फॉर एग्जाम्पल हमने एक उदाहरण लिया था कि एक वुमेन जो है वो बच्चा अपना बेबी डिलीवर करती है, सो वो डिलीवरी टाइम पीरियड को कहते हैं प्रसव काल। तो डिलीवर को आप क्या कहते हैं? प्रसव करना। सो अभी प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो एक पूरी दुनिया डिलीवर हो रही है, लेकिन ये दुनिया जो है ये डिसल्यूट है ना, डिसल्यूशन भी हो सकता है, इसका प्रलय भी होता है। तो जब हम कभी मरते हैं तो हमारा मरना कैसा होगा? हमारा मरना, हमारा जो प्रलय है वो कैसा होएगा? एक चीज जहां से जो चीजें निकली हैं वो उसी में समाने शुरू हो जाएंगी। आ रहा था? तो समाने का मतलब नहीं होता कि हम गायब हो जाएंगे, है ना। समाने का मतलब ये होता है कि जो महाभूत है वो कहाँ से निकला? तन्मात्रा में। तो महाभूत का जो तन्मात्रा पार्ट जो है वो समा जाएगा अहंकार में, आपकी इंद्रियां समा जाएंगी मन में, मन समा जाएगा अहंकार, अहंकार समा जाएगा बुद्धि में, और बुद्धि समा जाएगी प्रकृति में, और तरीके से शरीर छूट जाता है। तो ये तो केवल और केवल एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी का, जब हम डेथ होती है हमारी। ये एग्जाम्पल सेम वहां भी लागू हो सकता है जो लोग अपने आप को अटेनमेंट या इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो जो लोग इनलाइटन हुए हैं उन लोगों के अंदर ये प्रतिप्रसव चलता है ना। तो सारी चीजें उनकी एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाती, तभी तो उनको पता चलता है कि व्हाट इज द मैटर एंड व्हाट इज द कॉन्शियसनेस। सो प्रतिसर्ग वर्ड इज अ फॉर्म ऑफ प्रति, मीन्स फॉरवर्ड, टूवर्ड्स, एंड द वर्बल रूट सृज, टू फ्लो फोर्थ, है ना, अपीयर इन मैनिफेस्टेशन। तो प्रतिसर्ग का मतलब होता है जस्ट मैनिफेस्टेशन से के पीछे, है ना। तो मैनिफेस्टेशन की जो पीछे की प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं? प्रतिसर्ग। सो इन सांख्य फिलॉसफी द इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, द सेकेंडरी ऑफ कंटिन्यूड क्रिएशन आउट ऑफ primordial matter. So in abstract philosophy also applied to the portion of Quran which treat of the opposite phase of the cosmic rhythm. So the destruction as well as the renovation of the universe. कितनी बढ़िया बात है। सो व्हेन, जब यूनिवर्स का रिनोवेशन शुरू होएगा तो सारी चीजें कैसी होंगी? सो प्रतिसर्ग दस यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन। प्रलय के संदर्भ में प्रलय के लिए क्या यूज हो रहा है? तो प्रलय के लिए इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, प्रलय के लिए। तो प्रलय में कहने का क्या मतलब है कि ये जो पुरुष आपको दिख रहा है ना, ये जो पुरुष आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए डिफरेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंटाइटी। अब इस प्रकृति से क्या बना? महत, महत से अहंकार, अहंकार से तत्व बने। इसी तरीके से इवोल्यूशन चला, और जब डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा? ये तत्व कहाँ चला जाएगा? तत्व अहंकार में चला जाएगा, अहंकार महत्व में चला जाएगा, ये प्रकृति में चली जाएगी, और ये डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ महत्व का है, यह कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन का है, कंसेप्ट ऑफ प्रतिप्रसव का मतलब ये हुआ कि जो तत्व बाहर आए थे और जिसके थ्रू बाहर आए थे, जो विकार बाहर आए थे, वो अपने आप में समाना शुरू हो गए, वो अपने में समाना शुरू हो गए, और इसी को कहते हैं प्रतिसर्ग। सो प्रतिसर्ग को प्रलय कहते हैं और सर्ग को क्रिएशन कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। सो प्रतिसर्ग इज द प्रलय, dissolution, and the sarg is the evolution. So was the evolution is the sarg and dissolution is the pratisarga, you know. So last one is the theory of manifestation, जो है आपको मैंने पहले बताया था। तो जब कभी आप प्रतिप्रसव के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो सारी चीजें कैसी होती हैं। आप में से कोई होंगे जिन्होंने लूसी मूवी देखी होगी, इट इज अ वेरी फेमस मूवी ऑफ हॉलीवुड, द बेस्ड ऑन द मैनिफेस्टेशन कंसेप्ट ऑफ द सांख्य। मतलब ये रिलेट हुआ है, अब वो ऐसा वो लिखते नहीं है, मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। तो उसमें आप देखेंगे जब आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे अपने कॉस्मिक इंटेलिजेंस का, तो इससे ये बना, इसके बाद ये बना,
और इससे ये बना, तो यदि ये कब बन रहा है, इसके हाईली यूटिलाइजेशन से, इसके एप्लीकेशन से, इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ही ये चीजें क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो यदि इसका ज्यादा यूज होगा तो आप, यदि आपने बुद्धि का 100% यूज करना सीख लिया तो आपकी जो तन्मात्राएं हैं, आपके जो महाभूत हैं, वो क्या हो जाएंगे, तो तन्मात्राएं और महाभूत में आपका अधिकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से मजबूत है वो यहाँ भी मजबूत रहेगा, वो यहाँ महाभूत से भी मजबूत रहेगा, वो ज्ञानेंद्रियों से भी मजबूत रहेगा, वो कर्मेंद्रियों से और मनस से भी मजबूत रहेगा। तो ये क्या है, इट इज सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, कि जिन प्रैक्टिसेस पे आप पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं और आप उनको पूरी तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है द कंसेप्ट ऑफ प्रतिसर्ग। ठीक है, ये वाली स्लाइड आपको काफी काम आ सकती है, इसमें सारी चीजें बकायदे हम लोगों ने लिखी हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देख लिया था, हमने स्टार्टिंग से देखा कंसेप्ट ऑफ सर्ग और प्रतिसर्ग में हमने इवोल्यूशन थ्योरी को देखा, और जब विकासवाद के सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें सर्ग की बात आती है। सर्ग का मतलब होता है इवोल्यूशन, सर्ग का मतलब होता है द सीरीज ऑफ द प्रोडक्ट, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ सर्ग, इट्स कॉल्ड अ प्रत्यय सर्ग एंड तन्मात्रा सर्ग। प्रत्यय सर्ग इज कॉल्ड अ इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट एंड तन्मात्रा सर्ग इज कॉल्ड अ भौतिक प्रोडक्ट, मतलब भौतिक सर्ग भी कहते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट। So pratyay sarg is divided into 4 category. What is the first is the viparya, it's called ignorance. Second is the asakti, it's called incapacity. Third thing is the tushti, it's called complaisance. Or fourth is the siddhi, it's called attainment. Here the mention is the 8 type of siddhi also. Now second terminology, tanmatra sarg. So tanmatra sarg has a basic divided in 3 category: Daiva yoni, Manusha yoni, Tiriyak yoni. So Daiva yoni means what? Brahman, Prajapati, Indra, Paitra, Gandharva, Yaksha, Rakshas and the Pishach. This is the Daiva yoni. And the Manusha yoni is a specific type of yoni जिसमें हम लोग हैं। और तिर्यक योनि में कौन कौन सी हैं? So animal being, bird being, है ना, पानी में रहने वाले, है ना, स्थावर, है ना, खड़े रहने वाले, जो हमारे पौधे हैं वो सारे इसमें आते हैं। ऑन द प्रतिसर्ग कंसेप्ट को देखा तो व्हाट इज द प्रतिसर्ग? सो प्रतिसर्ग मींस दैट प्रलय, प्रतिसर्ग मींस दैट प्रतिप्रसव। और प्रतिप्रसव किसका? तो जो भी कॉस्मिक रिदम चल रहा है ना, तो जब डिस्ट्रक्शन होता है, डिसोल्यूशन होता है, जब प्रलय आता है, उसी को हम प्रतिसर्ग कहते हैं। तो जो सांख्य का विकासवाद है कि चीजें यदि बाहर आई हैं तो वो धीरे से प्रतिप्रसव मूवमेंट में भी अंदर भी जाएंगी। इसको क्या कहते हैं? Theory of evolution and the dissolution. So sarga and the pratisarga. Here is the concept of the manifestation. I have already mentioned here. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है। शांति पाठ के लिए तैयार होते हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में जिनको नहीं मिला है तो उनसे आप कह दीजिएगा कि ऑलरेडी लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है, वहाँ से ले लेंगे। और आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं और कंप्लीट भी कर लिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग मंडे को। ठीक है, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Thank you to all.